सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये 2010 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार आने वाला क्वेश्चन है। इसको एकदम पक्का देख लीजिएगा और वीडियो का अंत तक आप सभी बने रहिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पंचशील सिद्धांत बताइए। अब हो रहा है कि पंचशील का अर्थ है 5 सिद्धांत, और ये जो 5 सिद्धांत है बच्चों, भारत और चीन के बीच एक समझौता हुई थी। कब? 26 अप्रैल 1954 को। 26 अप्रैल 1954 को जो है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। और पंचशील का अर्थ जो होता है 5 सिद्धांत होता है। ठीक है, ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति के मूल आधार हैं। यानी भारत और चीन के बीच जो है फॉरेन पॉलिसी है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 26 अप्रैल 1954 को किया गया। ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे 5 सिद्धांत बनाए गए हैं जिनको अगर सभी देश अपना ले तो एक दूसरे के साथ कभी झगड़ा नहीं होगी और विश्व शांति की ओर जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। यानी कहने का मतलब है कि एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए कि पार्टिकुलर फंडिंग होता है, चीन क्या करता है भारत को तोड़ने के लिए भारत के कुछ प्रजातियों को, कुछ संप्रदाय को फंडिंग करती है, भारत को एक अलग देश मांग करने का जो है फंडिंग देती है। तो ये सारे काम ना हो, यानी एक दूसरे को जो है तोड़ने की कोशिश ना करे बल्कि उसकी प्रभुसत्ता को बनाए रखने की कोशिश करना है। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। देखिए, भारत और चीन यानी भारत के जितने भी पड़ोसी है, खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जो है हमेशा जो है बेवजह बिना इंफॉर्मेशन का जो है आक्रमण करता है। तो ये सिद्धांत रखा गया है कि कभी जो है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना है, नहीं करना है। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका मतलब है कि अगर मेरे इंडिया में किसी प्रकार का कोई भी सांप्रदायिक झगड़ा हो या राजनीतिक ऊंच नीच हो, है ना, खींचातानी हो, तो चीन उस पर जो है किसी तरह का टिप्पणी नहीं करेगा। ठीक है ना। या चीन के अंदर कोई आंतरिक मामला है तो भारत जो है टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये जो है समझौता हुई थी। चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना है। यानी जो भी व्यवसाय होगा भारत और चीन के बीच या कोई भी दुनिया के देश के साथ अगर भारत व्यापार करेगा तो उसके साथ जो है कोऑपरेशन होगा, बहुत ही दोस्ताना व्यवहार होगा। ठीक है, और शांतिपूर्ण जो है व्यापार होगा। पांचवा है आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखना, है ना। कभी ये नहीं दिखाना है कि हम आपसे बहुत ज्यादा जो है डेवलप हैं या फिर कहने का मतलब है कि आप हमसे नीचे हैं, है ना। ये इस तरह की भावना जो है नहीं लाना है। दूसरी चीज कहता है कि मित्रता की भावना रखना है। कभी भी दुख तकलीफ में हो या फिर कहिए कि आर्थिक स्थिति अनुकूल ना हो तो ऐसी स्थिति में जो है एक मित्र का जो कर्तव्य बनता है कि उसे सहयोग करे। ठीक है ना। भारतीय नेताओं और विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो है उपर्युक्त सिद्धांत पर चलने से अस्थायी अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सकती है। विशेष रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो है नेतृत्व हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो है इतना बार आया है कि मत पूछिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसको कहा जाता है क्या है और ये कब आया। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है 1999 से भारत में है। कब से है? 1999 से। ठीक है ना। ये जो है चुनाव से भाग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो कार्यान्वयन है के लिए जो है भारतीय जनरल और राज्य की चुनावों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब आइए यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गुप्त मतदान पद्धति के अंतर्गत अपनाई गई एक प्रक्रिया है। यानी जब कोई व्यक्ति चुनाव के दौरान जो है एक मशीन है, उस मशीन में हम किस पार्टी के वोट दे रहे हैं, इस मशीन के द्वारा जो है पता नहीं चलता है, ठीक है ना। अगला व्यक्ति को पता नहीं चलता है, अगर हम दे रहे तो सिर्फ मुझे ही पता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है गुप्त मतदान के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मशीन में सभी उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह दिए रहते हैं, जो है वो वोटिंग मशीन में। जब आपका 18 साल हो जाएगा और 18 साल के बाद जब आप वोटिंग देने के अवसर आपको मिलेगा तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चुनाव चिन्ह दिए रहते हैं, हर चुनाव चिन्ह के सामने एक बटन रहता है जो मतदाता जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसी के सामने वाला बटन दबाता है, ठीक है ना। सामने लाल बत्ती जलती है और वोट पड़ जाता है। इसे कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ आप देख सकते हैं। उसमें जो है अगर मान लीजिए कमल फूल में दिए या तीर धनुष में दिए तो आपका जो है जब जैसे बटन दबाया ना, लाल दबा, तो वहां जो है एक स्क्रीन दिया हुआ रहता है, उस स्क्रीन में जो है दिखता है कि आपने जो है तीर धनुष में दिखा, तीर धनुष आपको दिखेगा, या कमल फूल है तो दिखेगा उसमें, ठीक है ना। यह गुप्त मतदान की सर्वोत्तम प्रक्रिया है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, पता ही नहीं चलता अगला को कि ये जो है ये व्यक्ति किस पार्टी को वोट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, दलित आंदोलन क्या है, व्याख्या करें। तो बच्चों दलित आंदोलन जो है किनके माध्यम से चला, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किनका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जो है दलित आंदोलन चलाया गया। अच्छा, दलित आंदोलन चलाने के पीछे जो रीजन थी, दलितों के उत्थान के लिए चलाए गए थे, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि दलितों का जो ब्राह्मण धर्म के भीतर जो है रहकर सामाजिक उत्थान संभव नहीं हो सकता है। और ये दलित आंदोलन जो बच्चों एक 1970 के आसपास जो है 1970 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर आंदोलन में दलित शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि दलित समाज को इतिहास में अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ा है। इनके साथ सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक अन्याय होता रहा है, जैसे कि आप महाभारत में भी देखे होंगे, ठीक है ना। महाभारत चैप्टर हिस्ट्री में पढ़े होंगे। प्रजातंत्र के विकास तथा दलितों पर भी प्रभाव पड़ा। अब यहाँ जो है विशेषकर दलित युवाओं में अपने हितों, गरिमा, मान सम्मान के प्रति जागरूकता जागी। जब भीमराव अंबेडकर जो है बताया गया कि या लोगों को बताया कि जो है दलित वर्गों को जो है ब्राह्मण पद्धति में बहुत शोषण होता है, इनको नीच दर्जा दिया गया है ना, और ये सिर्फ सेवा करने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान को या गरिमा को ठेस पहुंच रहा था उन लोगों को। तो इसको लेकर जो है भीमराव अंबेडकर ने लोगों को जागरूक किया, ठीक है ना, या जागरूकता लाए उन्होंने। वह देखिए यहाँ पर इसको विकसित करने के लिए वह अपने ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए एक युवा संगठन बनाया गया, जिसका नाम है पैंथर, दलित पैंथर। क्या नाम है, तो दलित पैंथर, युवा संगठन का नाम है दलित पैंथर, ठीक है ना। इसका प्रारंभ महाराष्ट्र से, कहा, महाराष्ट्र से, अभी जैसे मैंने कहा 1970 में हुआ। इस संगठन का नाम दलित पैंथर था। क्या था, दलित पैंथर, ठीक है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था जातिवाद, जिसे हम लोग भेदभाव करते हैं, जाति वो जाति का ही जाति का है ना। सब्जी कोई बेचने जाता है, पूछते हैं कौन जाति का है, तो जाति देख करके अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, जाति देख करके समाज नहीं चलेगा। समाज सब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे का सहयोगी हैं। अनेक काम के आधार पर देखा जाना चाहिए था, ना कि जाति के आधार पर। यहाँ पर देखिए उनका अगर आज भी अगर जातिवाद चल रहा है तो कहीं ना कहीं भारत का पिछड़ेपन का कारण है। छुआछूत, ठीक है ना, अगर वो छू दिया तो हम नहीं खाएंगे, या फिर मेरा घर आ गया तो हम पोछा लगाएंगे, तो ये सारी जो है मानसिकता, बहुत मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाना, वह इन आधारों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ना भारतीय संविधान में
इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधानों, सरकारी नीतियों और कानूनों को लागू कराना था। ठीक है ना, ये आंदोलन का मतलब है कि भारतीय संविधान में अगर दलितों के प्रति शोषण और कह सकते हैं कि मानसिक प्रताड़ना अगर के खिलाफ जो है अगर कानून एक बार बन गया, तो जो भी दलित वर्ग को शोषण करेगा या उसे प्रताड़ित करने की कोशिश करेगी, तो एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, धारा के तहत जो है उसे दंडित किया जाएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मेन उद्देश्य था। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए, सरकारी नीतियों व कानूनों को लागू कराना था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग जाएंगे कि 25 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, इसकी कोई दो कारण बतलाइए। देखिए, सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपने ही धर्म से प्रेम और अन्य धर्मों के प्रति द्वेष की भावना को उकसाती है। जिसे अपने धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म में तो ये कहानी है। ठीक है ना, तो इस तरह की जब भावना व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न होती है, इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। देखे होंगे कि जब माँ सरस्वती की प्रतिमा को घुमाया जाता है तो कुछ संप्रदाय के लोग जो है पत्थरबाजी करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, सांप्रदायिकता है, दूसरे धर्म के प्रति द्वेष है। ठीक है ना, जब किसी धर्म विशेष के मानने वाले लोग अन्य धर्मों के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि की भावना रखते हैं या अपने धर्म को अन्य धर्मों के श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो इस भावना को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के दो कारण हैं। पहला है कि इतिहास में गलत तथ्य हैं जो महाभारत के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है ना, अभी देख रहे होंगे कि ब्राह्मण जो है, चूंकि भारत को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और कहा गया है कि वो जो है ब्रह्मा के जो है मुख से जन्म लिया है, जो बोलेगा वही सत्य होगा। ठीक है, और इस तरह जो है तीनों वर्णों को बरगला के रखा। तो ये कहीं ना कहीं जो है इतिहास भी गलत है। आगे देखिए क्या कहता है कि अंग्रेजों ने कभी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को भी मिली जुली नहीं, या उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर उकसाया कि मुस्लिम लोग शासक रहे हैं, यानी भारत के अंदर जो है जब से रहा है तो मुस्लिम ही, जैसे बाबर हो गया, है ना, हुमायूं हो गया, है ना, तो ये सब जो है शासक किया और हिंदू शासित रहे हैं। हिंदू कभी राजा बन ही नहीं पाया, उतना मजबूत रहा ही नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को अंग्रेज का क्या उकसाया। उन्होंने मध्यकाल को मुगल काल भी कहा, जैसे बाबर ने जो है मुगल काल का स्थापना किया था, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज का किया, हिंदू को हिंद दृष्टि से देखा और मुस्लिमों को जो है उन्होंने उकसाया। ठीक है, और दोनों में जो है खटास पैदा ला दी, दोनों को अलग करने की कोशिश किया। अब यहाँ देखिए दूसरा है उग्र राष्ट्रवादी। कुछ उग्र राष्ट्रवादियों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अधिक महत्व दिया, यानी जो पिछले जो है संस्कृति चलता रहा है उसी के आधार पर लोग हैं चल रहे हैं। जो रूढ़िवादिता है, लोगों को विकास करने में बाधा पहुंचाती है, वैसी नीतियों को आज भी लेकर के चल रहे हैं और मध्यकालीन संस्कृति की अवहेलना करते हैं। जैसे मान लिया जाए कभी जो है बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट हो रही है, बदलाव हो रही है, तो जो रूढ़िवादी है, जो परंपरा मानते आ रहे हैं, वो जो है उसका खिलाफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सांप्रदायिकता का कारण है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक दलों की उपयोगिता क्या है। भारत ही क्यों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। यानी बिना राजनीतिक दल का किसी भी अर्थव्यवस्था या देश को संचालित करना बहुत ही मुश्किल है। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, यानी राजनीतिक दल जो है जनता की भावना को सरकार तक पहुंचाती है और जो जनता की कमी होती है राजनीतिक दल के द्वारा ही जो है सरकार के बीच रखा जाता है और तब सरकार समझ पाती है कि जनता की किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।
राजनीतिक दल जनता की मांगों, आवश्यकताओं एवं भावनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुंचाते हैं। यानी जो भी सरकार मंशा रखी है जनता के प्रति सेवा करने का, तो वो भी कौन रखता है? राजनीतिक दल ही जनता के बीच रखते हैं। राजनीतिक दल शासक दल के गलत कामों को करने से रोकता है। अगर मान लीजिए जो सत्ता दल का पार्टी है वो गलत काम करने वाला है, तो विपक्ष वाला जो पार्टी रहता है ना, तो उस काम को करने से रोकता है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसके लिए वे जन जागरण, जुलूस, धरना, रैली आदि का आयोजन करते हैं। इस प्रकार वे सरकार के अनुचित कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। जो सत्ताधार के जो पार्टी हैं, अगर कोई अनुचित कार्य करता है तो विपक्ष वाले जो हैं उसको अंकुश लगाते हैं, काम करने से रोकते हैं कि ये जनता के हित में नहीं है, अर्थव्यवस्था का विकास के हित में नहीं है, ये काम नहीं होने देंगे। इसके लिए जो है जन जागरण, जुलूस, धरना, रैली इत्यादि लोग निकालते हैं। राजनीतिक दल के विरोध के कारण शासक दल गलत कदम उठाने से डरता है। जैसा कि मैंने कहा, देश के शासन संचालन, कानून निर्माण, जन जागरण, चुनाव आदि में राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही है इम्पोर्टेंट, ये जो है शीत युद्ध से रिलेटेड है। एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे में कह सकते हैं कि अधिकांश राष्ट्र हो, तो प्रायः उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तब से लेकर दो गुट में बटा हुआ था। एक जो है यूएसए और एक जो था यूएसएसआर। ठीक है ना, यूएसएसआर। दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। इसका विचारधारा था रूस का था कि ये समाजवादी को अपनाए, और अमेरिका का कहना था कि जो है पूंजीवादी को अपनाए। ठीक है ना, तो किसी कारण बस कह सकते हैं कि रूस विखंडित हो जाता है, और जो है कि इसमें जितने भी इनकी विचारधारा को मानने वाले जो थे सब पूंजीवादी को मानने लगा, चूंकि पूंजीवादी कम समय में ही विकास कर रहा था। तो यहाँ से जो छोड़ करके आ रहे थे इनकी विचारधारा को छोड़ करके पूंजी, तो उस प्रक्रिया को ही और सब जो है ज्यादातर जो देश जो है को मानने लगा। ठीक है, तो उस अगर एक विचारधारा अगर मानने लगे, ठीक है, तो उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। शीत युद्ध काल में विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसका नेतृत्व अमेरिका करता था, और दूसरा साम्यवादी जिसका सोवियत संघ करता था, जिसे भी मैंने बताया। लेकिन 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। अंत होने का एक ही रीजन है कि पूंजीवादी जो है कम समय में सभी लोगों को रोजगार और समान रूप से जो है आर्थिक विकास करने में सफल हुआ, और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ प्रतिभावान को ही नौकरी दे रहा था। और कहने का मतलब है कि सिर्फ गरीबी बढ़ा रहा था, गरीबों को और मुफ्त का रोटी दे करके या मुफ्त का अनाज दे करके और भी इसको दबाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी को अपनाने वाले जो देश थे वो पूंजीवादी की ओर आ गए। ठीक है ना, तो यही कारण है कि जर्मनी में एक दीवार बनी हुई थी, बर्लिन का दीवार, और बर्लिन की दीवार जो है तोड़ दी गई। यानी इधर जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे सब जो है पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहने लगा, या कहिए कि पश्चिमी यूरोप से मिलना चाहने लगा। तो यही कारण है कि बर्लिन की दीवार को तोड़ दी गई थी। कब? 1991 में। तो इसी युद्ध का अंत हो गया, और इसी में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो आपको 1991 ही दिखाना है। ठीक है, अमेरिका विश्व के सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। जब जो है यहाँ से सोवियत संघ के जो विचारधारा को अपनाया था, सब जो है 8 गो करीबन जो है पूर्वी यूरोप के देश जो है आ गया अमेरिका के विचारधारा में। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं अमेरिका वर्चस्व बढ़ गया। ठीक है, और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। विश्व में
उसका जो है कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। एक सिर्फ अमेरिका का प्रतिद्वंदी था तो सोवियत संघ था, ये भी टूट गया बेचारा। तो अब क्या है कि एकमात्र शक्ति कौन रहा? अमेरिका रहा, और इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इस घटना के बाद के दौर को एक ध्रुवीय का दौर या अमेरिकी का प्रभुत्व कहा जाता है। इसका परिणाम यह निकला कि राष्ट्र संघ किसको कहते हैं? जिसको हम लोग यूएनओ बोलते हैं, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना है। यह अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कि अब अमेरिका की इच्छानुसार संचालित होने लगी। अब अमेरिका के हिसाब से जो है यूएनओ भी चलने लगा। ठीक है, जितना भी मार्गदर्शन है या फंडिंग है या डेवलपमेंट है या जो गरीब देश है, सब अमेरिका जो है उस पर कहने का मतलब वर्चस्व दिखाने लगा। राष्ट्र संघ अब उसके निर्णयों पर भी मुहर लगाने वाली संस्था के रूप में लेने लगा। जो अमेरिका कह दिया है वो भी यूएनओ जो है मान लेता है और मुहर लगा देता है। अमेरिका अब सुरक्षा राष्ट्र संघ के रूप में रुख या निर्णयों का भी प्रवाह नहीं करने लगा है, सिर्फ अमेरिका का कहना मानता है। तो इस तरह का जो है एक ध्रुवीय व्यवस्था लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संगठन तो आपको जरूर पूछेगा। अब हो रहा है कि राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कार्य क्या है। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कैसे बना, इसका क्या इतिहास है। तो सबसे पहले 1914 कितना 1914 बच्चों और 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है ना। अब प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था, अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे हिस्ट्री में, लेकिन 1914 से 18 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ और वह युद्ध में बहुत ही तबाही मचाई गई थी और जो है बहुत ही आर्थिक नुकसान, मानव को नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए। तो राष्ट्र को ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं झगड़ों को निपटने के लिए एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है जो पूरा विश्व शांति बनाए रखे। तब जाकर के जो है लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन जो है बनाया गया। कब? 10 जनवरी 1920 को बनाया गया। बात समझिए, 1920 को जो है कब बनाया गया? लीग ऑफ नेशन नामक एक संगठन बनाई गई। लेकिन क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन रहते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 और 45 में हो जाता है। 1939 और 1945 के बीच जो है फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन का उतना वर्चस्व नहीं था, विश्व शांति करने में विफल रहा। ठीक है, तो जब 1939 और 1945 के बीच जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसमें और भी प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा बहुत ज्यादा तबाही लेकर के आया। तब जो है लीग ऑफ नेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को बनाया गया। यूएनओ, ठीक है, यूएनओ लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी था। ठीक है ना। अब जो है यूएनओ जो है अब ये बन गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अब जो है यूएनओ के अंदर बच्चों लमसम 193 देश सदस्य हैं, 193। ठीक है ना। और कह सकते हैं कि इसका संविधान को कहा जाता है चार्टर। यूएनओ पहले जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी उतना रूल रेगुलेशन नहीं था, लेकिन जब से यूएनओ बना तो यूएनओ को बनाने से पूर्व जो है एक चार्टर बनाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान बनाया गया, है ना। और उस संविधान के तहत जो है 193 देश जो है उस पर हस्ताक्षर किए। अब रहा सवाल कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब इसका अंग कितने हैं? 6 अंग। आपको इसका 6 अंग के बारे में भी पूछ सकता है, सुरक्षा परिषद क्या है, महासभा क्या है, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या है, सचिवालय क्या है, आर्थिक और भी सामाजिक परिषद क्या है, न्यायिकता परिषद क्या है। तो यूएनओ को कितने अंग है? 6 अंग। ठीक है, तो अब हम लोग जो है उसमें देखिए यूएनओ का पहला अंग है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। क्या नाम है? सुरक्षा परिषद। ठीक है, और ये क्या है? यूएनओ का ही एक अंग है। यूएनओ के अंदर कितने अंग है? 6
6 में से सुरक्षा परिषद है। अब सुरक्षा परिषद के अंदर जो है 15 सदस्य, ये जान लीजिए कितना सदस्य, 15 सदस्य होते हैं। और 15 में दो प्रकार का सदस्य, एक है स्थायी और एक होता है अस्थायी। अस्थाई में बच्चों 5 होता है और अस्थाई में जो है 10 होते हैं। और 10 जो अस्थाई सदस्य होते हैं उनमें ऐसे ही सदस्य होते हैं जो महासभा द्वारा चुनी गई होती हैं। ये 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अस्थाई सदस्य जो सुरक्षा परिषद में होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और किसके द्वारा, तो महासभा। अब महासभा की जो बैठक होती है बच्चों, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को जो है बैठक होती है, ठीक है ना। और उसी में जो है 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। हालांकि 10 को एक बार नहीं चुना जाता है, ठीक है ना, कुछ के जो है सेफ रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है इसको जो है बिटो को पावर मिला हुआ है, जैसे चीन है, अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है ना, तो रूस है। तो इस 5 को जो है बिटो को पावर मिला हुआ है। बिटो का मतलब है कि जो 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य जो है यूएनओ के अंदर, उसको ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और सबसे ज्यादा अगर इसमें किसी का दबदबा है तो यूएसए का है, नहीं अमेरिका का है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद के कार्य। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है विश्व शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है और किसी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना है और उस पर जो है विचार कर सकती है। यानी जो है जो खतरा बना हुआ है, विश्व को जो है खतरा बना हुआ है जिस देश से, उस पर क्या करेगा, उस पर विचार करेगा, ठीक है ना। या किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और उस मामले पर झगड़े का निर्णय करती है। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग बोले कि 15 सदस्य सुरक्षा परिषद के अंदर, तो ये जो 5 हैं और साथ ही साथ ये 10 हैं, उस पर विचार जो है 15 सदस्य मिलकर करते हैं। हालांकि उस बैठक में जो है पूरा 193 देशों को जो नेतृत्व करने वाला जो नेता होता है उस बैठक पर शामिल होता है। अब यहाँ सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करने या करवाने के लिए दैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का जो है निर्णय सुरक्षा परिषद ने ही लिया था जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, या कहिए कि उस पर कब्जा किया था। तो यूएनओ जो है बहुत बड़ा एक्शन लिया था इराक के प्रति और लमसम जो है 32 को देश जो है इराक पर हमला किया था। और इसको जो है लाइव दिखाया गया कि देख लो यूएनओ का कितना पावर है, ठीक है ना। तो उससे बाकी देश जो है जो उपद्रव मचाते हैं वो डर गया। अब यहाँ चौथा में कहता है कि यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की भी नियुक्ति करती है। अभी मैंने कहा कि महासभा की जो बैठक होती है सितंबर के तीसरे मंगलवार में, है ना, हर साल होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो इस बैठक में ही जो है ये निर्णय लिया जाता है कि जो न्यायालय जो जज चुना जाता है वो इसी महासभा के द्वारा भी चुना जाता है और ये 15 सदस्यों को भी चुना जाता है। किसके द्वारा, तो महासभा के द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं कि यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है कौन, सुरक्षा परिषद। और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है उस पर विचार कर सकती है। दूसरा है यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार कर सकती है और उस मामले व झगड़े को निर्णय करती है। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है, जैसे इराक पर या इराक के विरुद्ध जो है कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। चौथा, यह महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या जजों की नियुक्ति करता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। सुरक्षा परिषद किसी भी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने की सिफारिश महासभा से करती है। अगर मान लिया जाए कि विश्व के कोई भी देश अगर यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है या सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो कहां से सिफारिश किया जाता है, महासभा से, ठीक है। सातवां, सुरक्षा परिषद किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना करने पर उसकी सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश कर सकती है। जैसे अभी संविधान है किसका, यूएनओ का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है चार्टर क्या है, नियमों का किताब है, ठीक है ना। अगर इस नियम के हिसाब से अगर नहीं चले तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। सातवां है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव रखती है, किसके द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है ना। और उसमें जो है महासभा के द्वारा
महासचिव के पद के लिए नियुक्त किया जाता है, चुनाव किया जाता है, उसकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। देख लीजिए, जितना भी यूएनओ के अंदर जो है पदाधिकारी हैं, सब महासभा के द्वारा चयनित किए जाते हैं। ठीक है। सुरक्षा परिषद किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना करने पर सैनिक कार्यवाही से पहले दूसरी कार्यवाही जैसे आर्थिक प्रतिबंध यानी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको कोई देश के साथ जो है व्यापार करने से मना कर देगा। ठीक है ना, तो आप उससे बचने के लिए आपको चार्टर को फॉलो करना पड़ेगा। नवा है, सुरक्षा परिषद विश्व शांति तथा सुरक्षा की पुनः स्थापना के लिए कोई भी कार्य कर सकती है। क्या बोल रहा है, सुरक्षा परिषद विश्व शांति और सुरक्षा की पुनः स्थापना, जैसे कहीं पर जो है अशांति फैली हुई है या कहिए कि शीत युद्ध की संभावना है या कह सकते हैं कि वहां लड़ाई होने की संभावना है, तो सुरक्षा परिषद उस पर एक्शन लेती है, उस पर विचार करती है। 10वां है, सुरक्षा परिषद किसी भी राष्ट्र द्वारा नरसंहार की हथियार आदि रखने पर रोक लगाती है। जैसे भारत को भी इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत जो है मना कर दिया कि हम तो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सब विकसित राष्ट्र जो है बना कर रखा है, कल के डेट में मेरे पास अनुकूल ना रह करके प्रतिकूल परिस्थिति होगा तो मुझे कौन मदद करेगा, हम तो बनाएंगे। ठीक है ना, और इस तरह जो है भारत जो है मना कर दिया था, है ना, परमाणु हस्ताक्षर पर। तो इस संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए अपने निरीक्षक भेज सकती है, जैसे कि इराक में संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षक कर रहे हैं। आज भी जो है जो देश, अमेरिका जो ऐसा है ना कि पूरी दुनिया पर नजर बनाए हुए है, जो देश अगर परमाणु हथियार अगर बनाता है, न्यूक्लियर बम बनाता है, तो उस पर जो है रोक लगाती है। ठीक है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रथम खाड़ी युद्ध के 4 कारणों का पर जो है विचार करें। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध जो है अमेरिका सहित 34 देशों की सेना इराक के मध्य हुआ था। देखिए, जो इराक जो है ना बहुत बदमाश है, इराक जो है कुवैत पर कब्जा कर रखा था, और ये जो है जब यूएनओ ने कहा इसको कि तुम उसका कब्जा जो है छोड़ दो, लेकिन इन्होंने नहीं माना, तब जो है सुरक्षा परिषद या कहिए यूएनओ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। देखिए क्या कहता है, अनेक राजनीतिकों की अपील करने पर भी इराक ने कुवैत पर कब्जा नहीं छोड़ा। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए आक्रमण की अनुमति प्रदान कर दी। देखो, अगर नहीं मानोगे तो फिर तो हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर दूसरा कहता है कि 34 देशों की मिली जुली लमसम जो है 6,60,000 सैनिकों की एक विशाल फौज जो है इराक पर का कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, और इसको लाइव भी दिखाया गया, पूरी दुनिया को दिखाया गया था। वैसे तो यह कहने को संयुक्त राष्ट्र का अभिमान था, परंतु वास्तव में यह अमेरिका का अभियान था। कहने का मतलब है कि ये तो लग रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसका मेन कारण था अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका के कहने पर जो है यूएनओ ने इराक पर जो है हमला करवाया। इसका संचालन अमेरिकी जनरल जो है नॉर्मन स्वाजरफॉर्ड ने किया। इसमें अमेरिका के 75% सैनिक था। अमेरिका यानी देखिए यहाँ पर 6,60,000 जो सैनिक था, उनमें से जो है 75% सैनिक तो अमेरिका का था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा दुनिया को कि कहीं ना तो अमेरिका ही ना हमला करवाया हो इराक पर। कहने का सिर्फ बोल दिया कि 34 देश शामिल, वहां तो 75% सिर्फ अमेरिका का है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है दुनिया की नजर में अमेरिका आ गया कि अमेरिका के कहने पर ये काम हुआ है। ठीक है ना, ये जनरल नॉर्मन, क्या नाम है इनका, जनरल नॉर्मन स्वार्जफॉर्ड ने किया। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कहता है कि इराकी के राष्ट्रपति यानी इराक का राष्ट्रपति जो है सद्दाम हुसैन ने बड़े साहस से इस युद्ध का सामना किया, परंतु अंततः इराक पराजित हुआ और कुवैत छोड़ने पर विवश हो गया। ठीक है, नहीं किसी पर कब्जा करना ये तो गलत है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ छुड़वाने का भी तरीका अमेरिका का गलत था। अब यहाँ जो है इस युद्ध में अमेरिका ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया। अमेरिका जो है इराक पर जो है आधुनिक हथियार का जो है इस्तेमाल किया था। बोले उसने स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया। इससे अमेरिका की सैनिक क्षमता का जो है धाक जम गई। यानी अमेरिका जो है इतना पावरफुल है कि वो जो है इराक पर जो है आधुनिक या प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, और इससे जो है अमेरिका के सैनिक की ताकत का पता चला। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक संपदा किसे कहते हैं? वैश्विक संपदा को बचाने के लिए कोई 2 सुझाव लिखें। ठीक है,
अभी इस देखिए क्या है कि वैश्विक यानी विश्व की साझी विरासत, विरासत किसको कहते हैं? जो हमें पूर्वजों द्वारा प्राप्त है ना, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है, उसको हम लोग विरासत कहते हैं। बोला कि विश्व के कुछ भाग और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। यहाँ बोल रहा है कि इनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें साझी विरासत या वैश्विक संपदा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पर्यावरण की समस्या या पर्यावरण पूरे विश्व की संपत्ति है, ठीक है ना। या अभी हम लोग कह सकते हैं कि विद्वान जो हैं वो पूरा विश्व की संपत्ति होते हैं। या भी प्रदूषण की समस्या है, महामारी की समस्या भी, जैसे फिलहाल कोविड-19 आया था, तो पूरा विश्व जो है मिलकर के जो है उस पर जो है क्या किया था, सामना किया था। या कहिए कि समुद्र है, यहाँ पर देखिए ना, इसमें बोला इनमें पृथ्वी का वायुमंडल, वायुमंडल जो है वैश्विक संपत्ति होता है, जिसको हम पर्यावरण का नाम दिए थे। फिर यहाँ देखिए अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। सब क्या है, ये जो है विश्व का विरासत है, या कहिए कि विश्व की संपत्ति है। इसे बचाए रखना हर एक देश का कर्तव्य है, ठीक है ना। अब कहता है कि विश्व की साझी विरासत का दोहन और प्रदूषण के तरीके। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा की निरंतर कमी हो रही, यानी उसका ह्रास हो रहा है। वस्तुतः ऐसा औद्योगिकीकरण के कारण ही पश्चिमी देशों का इस कार्य में अधिक हाथ रहा है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है या औद्योगिक क्रांति आया सबसे पहले 1850 के दशक में, तो कहीं ना कहीं यूरोप है। और आज के डेट में देखिए कि जो फ्रिज के द्वारा, जो रेफ्रिजरेटर के द्वारा जो गैस निकल रहा है, उसके कारण जो है कह सकते हैं कि ओजोन परत का लेयर जो है ह्रास हो रहा है। अब यहाँ देखिए अंटार्कटिका क्षेत्र के कुछ हिस्से अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल का रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं। फिर है कि संपूर्ण विश्व में समुद्री तटों का प्रदूषण बढ़ रहा है ना, जहाँ पर मछली उत्पादन होती है, जहाँ पर जो है जल ही जीवन कहते हैं, उसकी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलाप से प्रदूषित हो रहे हैं। बोल रहा है कि अंतरिक्ष में विभिन्न देश तेजी से प्रयोग कर रहे हैं और इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर है उपर्युक्त बातों पर नियंत्रण कर वैश्विक संपदा को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वैश्वीकरण के आर्थिक पद से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण अगर हम लोग बात करें तो नई आर्थिक नीति भारत में लाई गई थी, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी। ये कब लाया गया था? 1991 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 2016, 2018 है ना, और 2025 में भी पूछेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। एलपीजी कब लाया गया? नई आर्थिक नीति भारत के अंदर कब लाया गया? 1991 में। देखिए उस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो अभी ये तो क्या है, वैश्वीकरण। ये भूमंडलीकरण भी कहीं कहीं लिख देता है, तो वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहा जाता है, जो आर्थिक प्रभाव को बहुत प्रभावित करता है, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को काफी प्रभावित करता है। पहला देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेजी से हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि भारत क्या कर रहा है कि अपनी उत्पादित वस्तुओं के विश्व के अन्य देशों में जो है रियल फ्लो कर रहा है, यानी वस्तु और सेवा का प्रवाह कर रहा है। उसके बदले जो है भारत को कह सकते हैं मौद्रिक प्रवाह होता है, मुद्रा प्राप्त करता है, तो इसी को तो वैश्वीकरण कहते हैं। बड़े कि कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और शक्तियों देशों द्वारा थोपे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए भारत को जो जरूरत की चीजें हैं वो क्या करता है, आयात करता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं मजबूरी की खरीदना पड़ता है उसको, भारत को, ठीक है ना, महाशक्तियों द्वारा जो थोपा जाता है। जैसे आर्थिक प्रवाह से वस्तु और पूंजी और विचारों का भी प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए हमारा भारत के लोग ग्रेट ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, रूस में है, दुनिया के तमाम देशों में है, तो वहां रहने से उन लोगों का विचारधारा वो लोग लेता है, फिर इंडिया आता है तो इंडिया में अपना वहां की विचारधारा को अपने देशों में अपने लोगों के साथ रखता है, तो आदान प्रदान इस तरह होता है। वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं के व्यापार का लाभ हुआ है। जैसे मान लिया जाए
कि आपके देश में सब एक तरह का वस्तु बना रहा है और उस वस्तु के लिए बाजार नहीं, तो अन्य देश जहां पर उसका उत्पादन नहीं होता है तो वहां जाकर के बेच सकता है, क्योंकि सभी देश सभी वस्तुओं के लिए तो पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ है वस्तुतः वैश्वीकरण के प्रभाव से पूंजी और वस्तुओं के आयात पर विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, यानी ओपन मार्केटिंग होने लगा है, ओपन इकोनॉमी हो गया है, सब देश अपना दरवाजा खोल रखा है कि आइए मेरे देश में, मेरा देश का जो उत्पादित वस्तु है उसको खरीदिए और आप भी बेचिए, ठीक है ना। इसलिए धनी देश अपना निवेश किसी अन्य देश या विशेष रूप से विकासशील देशों में कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा देश विकासशील है, तो विकसित राष्ट्र जैसे मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन है, रूस है, अमेरिका है, वो क्या करेगा, भारत में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा और भारत में इंडस्ट्री खड़ा करेगा और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार देगा, ठीक है। इससे भारत को भी फायदा है और अमेरिका जो अन्य देश जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस तरह दोनों को फायदा हो सकता है। तो इसी को तो वैश्वीकरण कहते हैं, जहां उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। जिस क्षेत्र में जो है जो इन्वेस्टर है वो देश अगर जहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको लाभ होगा वही कर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन भारत का भी एक पक्ष रखता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, क्या देना है, रोजगार देना है। अब बोल रहा है कि चौथा, विचारों की दृष्टि से राष्ट्र की सीमा बाधक नहीं है। बोल रहा है कि कोई बाधा नहीं डालना है, यानी अगर कोई विदेशी देश यहाँ व्यापार करने आया है तो कोई भी सरकार तो टैरिफ लेता ही है, कर लेता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। नहीं तो यूएनओ फिर या WTO उस पर नजर बनाए रखता है। बड़े विकसित देशों में विकासशील देशों के लिए संरक्षण नीति अपना ली है ना। विकसित देश जो है विकासशील देशों के लिए, यानी अगर विकसित देश कोई विकासशील देश पर इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसा नहीं कि उसको शोषण करे, बल्कि उसकी संरक्षण के साथ विकास करे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दलित पैंथर्स क्या है, ये भी हम लोग ने कहा था कि 1970 के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है ये महाराष्ट्र में बनाई गई थी। और देखिए बोल रहा है कि 70 के दशक की शुरुआती साल में ही शिक्षित दलित युवाओं ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े दलित थे। दलित हितों को दावेदारी के इस क्रम में महाराष्ट्र में सन 1972 में एक दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर बनाया गया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, क्षेत्रीय पार्टियों से आप क्या समझते हैं। और क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का सामान्य अर्थ है वैसा दल जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में संकीर्ण तथा न्यूनतम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, परंपरागत एवं अन्य आधारों के उद्देश्य से हितों की प्राप्ति करना चाहता है, जो एक राज्य तक ही सीमित रहता है और उस राज्य के हित के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसकी परंपरागत के बारे में जो है सोचता है या डेवलपमेंट करना चाहता है, तो इस तरह के दल को क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। जैसे अभी देख रहे होंगे झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू है, JLK है ना। तो इस तरह जो है क्या है कि झारखंड के हित के बारे में लोग सोच रहे हैं कि झारखंड को कैसे डेवलप किया जाए, ठीक है ना। और इनमें से कुछ पार्टियां दल की योग्यता पूर्ण कर राज्य स्तरीय एवं कुछ गैर राज्य स्तरीय दल बनाती है। बड़ी इस प्रकार की पार्टियों में ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कंडम, शिवसेना, असम गण परिषद, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो जम्मू कश्मीर में है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और झारखंड मुक्ति मोर्चा, देखिए इसका अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये तो झारखंड में, सिक्किम में डेमोक्रेटिक फ्रंट और तेलुगु देशम इत्यादि प्रमुख हैं। ये क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है जो अपने राज्य के हित के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और अपने राज्य के जनता के हित के बारे में सोचता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है उदारीकरण क्या है या भूमंडलीकरण क्या है। उदारीकरण का अभिप्राय औद्योगिक क्रियाओं के संचालन में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान करना। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को उन सभी नियमों को प्रतिबंधों से छूट दी जाती है और जो उनके विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए उदारीकरण क्या होता है, उद्योग के प्रति उदार नीति अपनाना, ठीक है, लिबरलाइजेशन। हालांकि इसके अंदर जो है ग्लोबलाइजेशन, जो LPG का हमने बात किया था, LPG, ठीक है ना,
ये कब लाया गया? नई आर्थिक नीति के अंतर्गत 1991 में लाया गया था, ठीक है ना। अब एलपीजी ही है फर्स्ट में, जिसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है उदारीकरण का अभिप्राय है औद्योगिक क्रियाओं के संचालन में निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान करना, यानी भारत यानी सरकार जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स ना लगाए, उसको सब्सिडी दे, उसको व्यवस्था दे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को उन सभी नियमों को प्रतिबंध को छूट देना, नहीं उसी को तो लिबरलाइजेशन कहा जाता है। अब प्राइवेटेशन भी आपको, ये तीनों क्वेश्चन जो आपको पूछेगा, ठीक है ना, बार बार मेरे दिमाग में जो है ग्लोबलाइजेशन आता है, और ग्लोबलाइजेशन जो है ये इसलिए हम पहली बार बोल दिए थे कि ये जो है वैश्वीकरण, ठीक है ना, हालांकि ये क्या है, उदारीकरण है, ठीक है। अब ये जो है प्राइवेटेशन, ये तीनों क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, एक सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में 1 सितंबर से लेकर 11 दिसंबर 1997 तक हुआ। इस सम्मेलन में 150 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें जलवायु में हो रहे अवांछित परिवर्तनों को कम करने का वचन लिया गया। इस क्योटो प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। इसमें इस प्रोटोकॉल की तरह या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सुनिश्चित ठोस और समयबद्ध उपाय कराने का प्रावधान रखा गया है ना। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भूमंडलीय शिखर सम्मेलन की असफलता के बाद क्योटो प्रोटोकॉल का महत्व अधिक बढ़ गया। जब एक और भी सम्मेलन हुआ था, है ना, जो भूमंडलीय शिखर सम्मेलन, वो असफल हो गया, तो फिर एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, और इसके तहत जो है पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाया गया। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 565 रजवाड़े यानी रियासत या देसी रियासतें थी। सरदार पटेल के प्रयासों से राजवाड़ों का भारतीय संधि में विलय हो चुका था, यानी इसको जो है प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इनकी जिम्मेवारी में सभी रियासतों को अखंड भारत बनाने की जिम्मेवारी जो है सरदार पटेल को दिया गया था, ठीक है ना। और उनमें ये जो है खरे उतरे भी थे। भारत सरकार ने राजाओं महाराजाओं को वचन दिया था कि उन्हें अपने परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रख रखाव के लिए सरकारी कोष से कुछ धनराशि दी जाएगी। में कहने का मतलब है कि भारत सरकार वादा किया राजवाड़ों से कि आपके जो महल है, आपके जो स्टाफ हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, और उनके रख रखाव के लिए सरकार आपको भत्ता देगी, ठीक है ना, यह धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में यह भी व्यवस्था की गई थी कि राजाओं के जीवन काल में यह धनराशि उन्हें मिलती रहेगी, यानी उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, उत्तराधिकारी आएगा, उसको भी मिलता जाएगा, लेकिन कम मिलेगा, ठीक है। पर उसके उत्तराधिकारी के लिए यह धनराशि धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। उसी को प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, केरल में प्रथम कम्युनिस्ट की जीत और धारा 356 का कांग्रेस द्वारा दुरुपयोग विषय पर टिप्पणी लिखी। अब केरल राज्य में एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, जो प्रथम जीत 1957 ईस्वी में हुआ, है ना। कांग्रेस पार्टी ने केरल में हार की स्वाद चखना पड़ रहा था। नहीं जो है कांग्रेस जब आजादी के बाद से लेकर के 1980 तक जो है पूरा दबदबा रहा, लेकिन 1957 में कांग्रेस को जो है हार देखना पड़ा। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा की चुनाव हुए, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 76 सीटें हासिल की थी। देखिए कोई भी सरकार, कोई राज्य में तब बनाता है जब कोई सीट से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आधा से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है 70 दूनी 140, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर बना रहा था, ठीक है ना, पूर्ण बहुमत के साथ। और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। 5 जो क्षेत्रीय पार्टी था वो भी जो है क्या किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी को जो है
सहयोग किया, मदद किया, समर्थन किया। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ESS नबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। यानी कोई भी सरकार जो है, यानी राज्यपाल के द्वारा जो है सरकार बनाने का न्योता जो है मुख्य नेता को भेजा जाता है। जैसा कि यहाँ जो है राज्यपाल किसको भेजा, ESS नंबूदरीपाद को न्योता भेजा। ठीक है ना। दुनिया में यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी, यानी पहली बार ऐसा भारत में हुआ। ठीक है ना, कि गैर कांग्रेसी जो है सरकार केरल के अंदर बना था। दूसरा, संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग कैसे हुआ। अब तो कैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो है कांग्रेस को हराया और केरल के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी कैसे सरकार बनाई वो देख लिए। अब कांग्रेस तो कुछ चाल चलेगी कैसे, तो कम्युनिस्ट पार्टी को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए। और देखिए केरल में सत्ता में बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। नहीं बोल रहा है कि नहीं कम्युनिस्ट पार्टी मुक्त करो, ऐसा नारा दिया कौन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। यानी देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जनता को वादा किया था कि मैं केरल के अंदर क्या लाऊंगा, क्रांति लाऊंगा, बदलाव लाऊंगा और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ और धार्मिक संगठन कर रहे थे। ज्यादातर जो है कम्युनिस्ट पार्टी में कह रहा है कि अपनी स्वार्थ का काम ज्यादा कर रहा है और धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ था। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। बोले कि आप जो हैं सिर्फ अपना धर्म को लेकर के चल रहे हैं, ये सरकार नहीं चलने देंगे। और इस तरह जो है केंद्र की सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी को बेदखल कर दिया या कहिए निरस्त कर दिया। यह फैसला बड़ा विवादास्पद था। विवाद कहने मतलब है कि बिना सोचे समझे जो है कांग्रेस ये कदम उठा लेता है और कहिए कि संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में जो है फैसले का बार बार उल्लेख किया जाता है। जो है कांग्रेस जो है काफी अत्याचार किया कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, इसीलिए इसको विवादास्पद भी कहा जाता है। ये मौका दिया जाता जो है उसको अनुच्छेद 356 के तहत जो है कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है केरल के अंतर्गत। ठीक है, और केरल इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्या है, सोवियत में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए और 1962 ईस्वी में अपने परमाणु मिसाइल फिट करने के कदम उठाए। क्यूबा के पड़ोसी अमेरिका ने इसका पता लगा, तब उसने 22 अक्टूबर 1962 को क्यूबा नाकाबंदी की घोषणा कर दी। हालांकि क्यूबा जो है उत्तरी अमेरिका के जो है मैक्सिको के आसपास में है, ये जो है द्वीपीय देश है। ठीक है, और जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, किसके बीच, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो इसका जो विचारधारा था समाजवादी, और क्यूबा भी जो था अमेरिका यानी सोवियत संघ से काफी प्रभावित था। ठीक है, और सोवियत संघ जो है इसको प्रलोभन दे रखा था कि तुम्हारा जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ना, हम सुधार देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है क्यूबा जो है सोवियत रूस से का या सोवियत संघ से जो है काफी प्रभावित था। यही कारण है कि सोवियत संघ जो है क्यूबा में अपना जो है न्यूक्लियर को रख देता है, परमाणु बम रख देता है। ठीक है, और कहता है कि तुम अमेरिका पर नजर बनाए रखे, क्योंकि अमेरिका का विचारधारा क्या था, पूंजीवादी। ठीक है, अब यहाँ जो है ताकि सोवियत संघ वहां से अपनी सैनिक अड्डे हटा ले, नहीं तो देखिए यहाँ पर कहता है कि अमेरिका सोवियत संघ के जलपोतों का क्यूबा में घुसने नहीं देगा और यदि उसने वह कोशिश की तो युद्ध होगा। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने थे और उसने दूरदर्शिता से काम लेकर क्यूबा में मिसाइल फिट करने की योजना स्थगित कर दी। इस तरह जो है युद्ध टल गया। यानी जो है सोवियत संघ का जो प्रधानमंत्री है क्रुश्चेव, ये क्या किया कि अपना जो है कदम पीछे ले लिया और
जो परमाणु मिसाइल था वो वापस ले गया। ठीक है, इस तरह जो है क्यूबा मिसाइल संकट कट गया यानी टल गया। मार्शल योजना बच्चों बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। सन 1947 ईस्वी में अमेरिका राज्य सचिव मार्शल ने यूरोपीय देशों की अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई, जिससे कि जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों को पूर्ति की जा सके, यानी जो युद्ध किया था पश्चिमी यूरोप के लोग, उसको जो है सहयोग देने की बात की। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ से मिल जाते। जो कहने का मतलब है कि यूरोप जो है इसी दो पार्ट में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप जो है सोवियत संघ का और पश्चिमी यूरोप जो था अमेरिका की तरफ। अगर पश्चिमी यूरोप को आर्थिक सहयोग नहीं देगा तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित हो जाएगा, तो इसका तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही कारण है कि एक योजना बनाता है कौन, अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ से मिल जाते। साम्यवाद को लड़ने से रोकना और सोवियत संघ का विस्तार और ताकत कम करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी अगर अमेरिका जो है रूस को आर्थिक रूप से सैनिक तौर पर जो है अगर मदद नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, चूंकि असहाय है, किसी ना किसी को दोस्त तो बनाएगा ही नहीं, तो लास्ट में सोवियत संघ से मिल जाता है। यही कारण है कि अमेरिका जो है एक चाल चला, जिसका जो है मार्शल योजना का नाम दिया गया। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है बायोडीजल क्या है। भारत सरकार बायोडीजल के प्रचार प्रसार पर काफी बल दे रही है। हमारी सरकार बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए वचनबद्ध है। अनुसंधानकर्ताओं ने जेट्रोफा नामक एक ऐसे पौधे का पता लगाया है जिसके बीजों से बड़ी मात्रा में डीजल उत्पादन हो सकेगा। क्या नाम है उस पेड़ का, जेट्रोफा। ठीक है, ये और इस पौधे को लगाने के लिए भारत सरकार किसानों को काफी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सस्ती दर पर बीज की व्यवस्था के साथ साथ क्षेत्रफल के हिसाब से अनुदानित कर राशि भी मुहैया करा रही है। इस मिशन अभी जैसे मान लिया जाए किसानों को क्या मिल रहा है, किसान समृद्धि योजना जो है पैसा दे रहा है, क्यों, बीज खरीदने के लिए। ठीक है, और इस मिशन के अंतर्गत अनुमान है कि यह जो है वर्ष 2011-12 तक जो है बायोडीजल तैयार होने लगेगा, जिससे कुछ कम मात्रा में डीजल का आयात करना पड़ेगा एवं इससे राष्ट्रीय मुद्रा की बचत भी होगी। और एक अनुमान के अनुसार इसके पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का प्रयोग जेट्रोफा के पौधे लगाने के लिए किया जा सकेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2012, 13, 14, 15 में पूछा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 भी बनाएंगे बच्चों।